फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे जिसका नाम है भू आकृतियां। देखिए, भू आकृतियों में आपके पर्वत है, डेल्टा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर जो इसके जटिल कॉन्सेप्ट हैं उस तक बढ़ेंगे। देखिए, पहले तो आ जाता है अंतर्जात बल क्या है, बहिर्जात बल क्या है। कि अंतर्जात बल को इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस और बहिर्जात बलों को कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो जो अंतर्जात बल है इसका उदाहरण है जैसे पर्वत का बनना। पिछली क्लास में मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बताया, जहां मैंने आपको बताया जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि जब भारत का जो प्लेट है एशिया की प्लेट से टकराई थी तो भारत और एशिया की प्लेट के टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये किसका उदाहरण हो गया? अंतर्जात बल का उदाहरण हो गया, वो बल जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं। अब देखिए, अगर बहिर्जात बलों की बात करें तो इसमें आपके आ जाते हैं जैसे कि नदी, हिमानी यानी कि आपके ग्लेशियर, इसके साथ ही वायु। तो ये सारे जो बहिर्जात बल हैं ये पृथ्वी के बाहर काम करते हैं। और ये कैसे काम करते हैं? देखिए, जैसे कि नदी है तो नदी क्या करती है? अपर्दन करती है, यानी कि कोई ऊंचा उठा भाग है। अब ऊंचा उठा है तो ढाल तेज होगा, ढाल तेज होगा तो नदी तेज बहेगी। और जब नदी तेज बहेगी तो जिस ढाल से नदी बह रही है उसको नदी काट के गहरा कर देगी। चित्र में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक रिवर बहती आपको दिखाई दे रही है और आसपास की जमीन ऊपर उठी है। ऐसा क्यों है? इसी वजह से ऐसा हो गया है क्योंकि यहाँ पर नदी बहुत तेजी से बह रही थी तो इसने अपनी जो कह लीजिए कि जो इसका तल है उसको इसने काट के या अपर्दित करके गहरा कर दिया। अब देखिए, जो भी चीजें हैं थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें थ्योरी की जरूरत होती है, तो थ्योरी समझ में आना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन को भी स्टूडेंट इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि उसका थ्योरेटिकल पार्ट वीक होता है। तो देखिए, बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है। देखिए, जो बहिर्जनिक बल हैं इनकी वजह से दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो भू आकृतियों का विघर्षण, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे पर्वत ऊपर उठा हुआ है तो जो इससे नदी बहेगी वो इसको लगातार घर्षित करेगी, इसको काट के छोटा करेगी। फिर दूसरा हो गया बेसिन और निम्न क्षेत्र गर्तों का भराव। जैसे कि कहीं पे कोई गर्त है, अब क्या होगा? चाहे वायु चलती है, मान लीजिए रेगिस्तानी इलाका है, वायु चलती है तो वो इस गर्त में रेत को भरती जाएगी वायु। अगर मान लीजिए जल का काम देखें, अब यहीं पे एक गड्ढा है और ये पर्वतों से नदी आ रही है तो इसके पास ढेर सारे कंकड़ पत्थर बालू वगैरह है, वो सब कहाँ जमा होगा? इसी में जमा होगा। तो दो तरह के काम हमारे बहिर्जनिक बल करते हैं, एक तो विघर्षण और दूसरा निम्न क्षेत्रों का भराव। अब देखिए, जो धरातल है उसके ऊपर कोई पर्वत उठ गया है या कोई भी चीज है जो ऊपर उठ गई है तो जो आपके बहिर्जनिक बल हैं जैसे नदी वगैरह, इनकी कोशिश क्या होती है कि इस पर्वत को काट के और फिर से जमीन को समतल कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं तल संतुलन। अब देखिए क्या है कि जो आपके बहिर्जात बल हैं नदी वगैरह, ये कोशिश तो करते हैं तल संतुलन लाने की, लेकिन आ नहीं पाता है। क्यों? इन्होंने पर्वत को थोड़ा सा अपर्दित किया, तब तक पर्वत फिर थोड़ा ऊपर उठ गया। तो इससे क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है, यानी अंतर्जात और बहिर्जात बलों में कह लीजिए एक लड़ाई जैसी लगातार चलती रहती है, विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं, यानी जो भूमि पे लगातार अलग अलग आकृतियां दिखती हैं, भू आकृतियां जो दिखती हैं भूमि पे, वो अंतर्जनिक बलों का परिणाम है। और जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो भूमि विघर्षण बल होती हैं, यानी बहिर्जनक जो प्रक्रियाएं हैं उससे जो भूमि पे आकृतियां बनी हैं उनको कह लीजिए कि अपर्दित करके काट के छोटा करने का काम बहिर्जनिक क्रियाएं करती हैं। इसमें अपक्षय वगैरह भी आता है, अभी आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं। तो देखिए, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, चाहे अंतर्जनिक बल हो या बहिर्जनिक बल हो,
और चाहे अंतर्जनिक हो या बहिर्जनिक हो, इसके द्वारा चाहे दबाव डाला जाए या कोई रासायनिक क्रिया हो, और इन सब की वजह से जो हमारे भूतल पर यानी जो जमीन पर परिवर्तन आता है, जैसे ज्वालामुखी हो गया या समुद्री तट का कट जाना हो गया, समुद्री तट का अपरदन हो गया, ये सारे जो भूतल पे परिवर्तन आते हैं ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि देखिए, अंतर्जनित बल हो या बहिर्जनिक बल हो, दोनों के द्वारा क्या होगा, या तो दबाव डाला जाएगा या कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी या ऐसा कुछ और होगा। तो इन सारी, चाहे ये दबाव के द्वारा चाहे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, भूतल में जो भी अंतर्जनित और बहिर्जनिक बल परिवर्तन लाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, भू आकृतिक प्रक्रिया। अब पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। तो ज्वालामुखी वगैरह क्या हो गया, अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अपक्षय है, वृहच्छरण है, अपरदन है, निक्षेपण है। देखिए ये निक्षेपण होगा, निक्षेपण है, ये सारी आपकी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हो गई। तो प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे हिम, जल, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवर्तन करने में सक्षम हैं, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। यानी कि अब देखिए, हम लोगों ने भू आकृतिक प्रक्रियाएं समझ ली, तो भू आकृतिक कारक क्या है। देखिए, कारक का मतलब होता है जो इस काम को करने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि आप टूरिस्ट हैं, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और आप कार की मदद लेते हैं, तो कार क्या हो गया, एक ऐसा फैक्टर हो गया जिसने आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में हेल्प की। उसी तरह से जल है, हिम है, वायु है, ये सब ऐसे फैक्टर हो गए, ये सब ऐसे तत्व हो गए जिसके द्वारा अपरदन है, अपक्षय है, ये सारे काम पूरे होते हैं। तो ये जो बहिर्जनिक तत्व हैं इनको भू आकृतिक कारक कहेंगे। अच्छे से आप जो डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। कारक और प्रक्रिया में क्या अंतर है। अपरदन प्रक्रिया है और इसका कारक क्या हो सकता है अपरदन का, वायु की वजह से अपरदन हो सकता है, जल की वजह से अपरदन हो सकता है, हिमानी की वजह से अपरदन हो सकता है। तो ये वायु, जल, हिमानी ये सब क्या हो गए, कारक हो गए। देखिए, जो हमारी पृथ्वी पर बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे अपरदन हो गया, इन सबके पीछे दो बल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा हो गई आपकी ढाल प्रवणता। देखिए, गुरुत्वाकर्षण को तो आप समझते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी पे खड़े हो पाते हैं। अच्छा देखिए, जो भी पृथ्वी पर मूवमेंट हो रहा है उसके लिए गुरुत्वाकर्षण जरूरी है। जैसे कि एक नदी अगर बह रही है तो ये या फिर एक जो पत्थर है ऊपर से खिसकता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये सब गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही संभव हो पा रहा है। लेकिन एक दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह की प्रक्रियाओं में, वो है ढाल प्रवणता। देखिए, ढाल प्रवणता को सिंपली आप समझ सकते हैं कि ढाल कितना तेज है। यानी कि अगर कहीं पर ढाल बहुत तेज है तो वहां पर नदियां बहुत तेजी से अपरदन करेंगी। अगर कोई यहाँ पर अवसाद है तो वो बहुत तेजी से नीचे खिसक के गिरेगा के, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड हो गई, यानी कि भूस्खलन हो गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं कब तेजी से काम करेंगी, जब ढाल प्रवणता ज्यादा होगी। वहीं पर अगर कहीं पर ढाल प्रवणता कम है तो वहां पर यह मान लीजिए कि जमीन समतल है, तो वहां पर इतना ज्यादा अपरदन नहीं होगा या लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होगी। यानी कि किसी भी एक्सोजेनेटिक फोर्स के काम करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल प्रवणता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अंतर्जनिक प्रक्रियाओं की बात करें तो इसके लिए देखिए, अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन और ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर ऊर्जा होती है जिसकी वजह से आपके ये प्लेटों में गति होती है, और इन प्लेटों में गति की वजह से पर्वत जैसे जो बनते हैं, पर्वत इत्यादि जो बनते हैं, ऐसी जो अंतर्जनिक क्रियाएं हैं, इसके लिए बल कहां से आ रहा है, रेडियोधर्मी जो हमारे पृथ्वी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं। पृथ्वी का अपनी सतह पर घूर्णन है, ज्वारीय घर्षण है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो ऊष्मा जन्म लिया था जिस ऊष्मा ने, ये वो सोर्सेज हैं जिससे ये प्रक्रियाएं होती हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो बात ये हो गई कि ज्वालामुखीयता है या पटल विरूपण, अभी आगे समझाऊंगा इसके अंतर्गत क्या क्या आता है।
या पटल विरूपण है, ये सारी प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं? पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है उसकी वजह से। अब देखिए पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा की मात्रा है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, इसीलिए क्या देखा गया है कि कहीं पर पर्वत बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, कहीं पर नहीं। यानी कि जो अंतर्जनिक बल हैं वो हर जगह पे एक समान नहीं है, तो अलग अलग जगहों पे इसीलिए अलग अलग आकृतियां दिखती हैं। इसीलिए हमारी जो भूपर पट्टी है उसकी सतह असमतल है, यानी कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंची हो गई तो कहीं पर नीची ही रह गई। क्यों? क्योंकि हर जगह पर ये जो आपके पृथ्वी के अंदर के अंतर्जनिक बल हैं एक समान रूप से काम नहीं करते हैं। जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर पर्वत जैसी आकृतियां बन जाएंगी। अब देखिए आपको पटल विरूपण समझा देता हूं। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसकी वजह से हमारी भूमि की सतह में परिवर्तन आता है, तो भूपर पट्टी जो लिखा है इसको आप बहुत ही सामान्य भाषा में समझने के लिए हमारी अर्थ की सरफेस या सतह मान लीजिए। तो जो भूपर पट्टी है इसको कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो इसको संचालित करती है, यानी हमारी भूपर पट्टी में अगर कोई मूवमेंट होता है जैसे भूकंप का आना, या फिर अगर हमारी भूपर पट्टी ऊपर उठती है या इसमें कुछ निर्माण होता है, तो ये सारी चीजें पटल विरूपण के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए समझ लेते हैं पटल विरूपण में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। एक तो हो गया आपका वलय, यानी कि देखिए क्या है कि इधर से एक प्लेट मूवमेंट कर रही है, इधर से एक प्लेट आगे बढ़ रही है, और बीच में जो पदार्थ हैं अवसाद हो गया जिसमें कि आपके कंकड़ पत्थर बालू ये सारी चीजें हैं, ये क्या होंगे धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। जब दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो ये ऊपर उठेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? वलय हो जाना। तो जो ये वलय की गतिविधि है जिससे पर्वत निर्माण होता है ये पटल विरूपण में आती है। अगर अच्छा धरातल का कोई बड़ा भाग जो है उसमें कोई उत्थान हो जाए या विकृति हो जाए तो ये भी आपके पटल विरूपण में आता है। अच्छा कुछ छोटे छोटे धरती के कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं जहां पर आप भूकंप वगैरह देखते हैं, तो ये जो भूकंप की गतिविधि है ये भी पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। देखिए थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी की भूपर पट्टी है इसमें जब वलय वगैरह होता है जो मैंने अभी आपको बताया, तो वलय के समय पे ये तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। भूपर पट्टी सिंपल भाषा में पृथ्वी की सतह, और जब वलय वगैरह होगा तो जाहिर सी बात है इसमें परिवर्तन आएगा, ये विकृत होगी। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति देखी जा सकती है। अच्छा देखिए पर्वतनी होती है पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। तो पर्वतनी है, महाद्वीप रचना है, भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर पट्टी में भ्रंश और विभंग हो सकता है। यानी कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इससे हमारी पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है इसमें भ्रंश जैसी एक्टिविटीज हो सकती हैं। यानी दो शैलों का, दो चट्टानों का, शैल ही कहना चाहिए, दो शैलों का एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाना। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन, तापक्रम में परिवर्तन होता है। देखिए जब ये सब चीजें होंगी, अगर आप दो प्लेटों को आपस में टकराते देख रहे हैं तो दबाव तो उत्पन्न ही होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, तापक्रम में परिवर्तन होगा, और इससे क्या होता है कि जो शैल हैं, यानी कि जो अलग अलग पृथ्वी पे शैल पाए जाते हैं वो कायांतरित हो जाते हैं। जैसे कि जो एक प्रकार का शैल है वो दूसरे तरह के शैल में बदल जाता है। इसके साथ ही देखिए हम लोगों ने देखा था कि अंतर्जनिक प्रक्रिया में एक तो हो गया पटल विरूपण और दूसरा आ जाता है ज्वालामुखीयता। तो इसकी डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ठीक इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया था। लगभग 2 क्लासेस में हम लोग ज्वालामुखी पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। तो लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले देखिए बताया गया है कि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं ऊर्जा कहां से प्राप्त करती हैं। कोई भी घटना हो रही है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। 2 सोर्स हो गए, एक तो सूर्य, तो सूर्य की जो वायुमंडलीय ऊर्जा है सूर्य से उत्पन्न वो बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को चलाती है। बहिर्जनिक प्रक्रिया कौन सी है? नदी अपर्दन वगैरह। और दूसरी कौन सा सोर्स हो गया? दूसरा सोर्स हो गया आपकी विवर्तनिक क्रियाएं, यानी पृथ्वी में कोई विवर्तनिक क्रिया हुई, उसकी वजह से हिमालय जैसा कोई पर्वत बन गया। अब इस पर्वत पे क्या होगा? प्रवणता होगी, यानी ढाल में एक तेजी होगी जिसको कहते हैं ढाल प्रवणता। जितनी ढाल तेज है मतलब ढाल प्रवणता उतनी ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो संभव हो पाएंगी। 2 सोर्स आपको बता दिए, एक सूर्य और दूसरा हमारी विवर्तनिक क्रियाएं जिसकी वजह से प्रवणता जन्म लेती है।
अच्छा देखिए, जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसी भी पदार्थ के संचलन यानी मूवमेंट में। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है प्रतिबल का। प्रतिबल क्या होता है? देखिए, पर यूनिट लगने वाला जो बल है उसको प्रतिबल कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए, ये जो बल लग रहा है ये बहुत जरूरी है किसी पदार्थ के मूवमेंट के लिए। मान लीजिए आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी तरह के धक्के की जरूरत होगी, भले ही आप अपने पैरों के माध्यम से वो बल खुद लगाएं, लेकिन आपको इस बल की जरूरत होती है। तो हर चीज के मूवमेंट के लिए बल चाहिए। अब देखिए, ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है। या तो ठोस जो पदार्थ है उसमें कोई धक्का लगे या उसमें कोई खिंचाव हो, इसकी वजह से प्रतिबल जन्म लेता है। इससे विकृति आती है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए जो पदार्थ है उसमें मूवमेंट होता है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। अच्छा देखिए, जो धरातल के पदार्थों में सक्रिय बल हैं वो कौन से बल कहलाएंगे? अपरूपण बल। तो ये अपरूपण बल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसकी वजह से शैल और धरातल के जो पदार्थ हैं वो टूटते हैं। यानी हमारे पृथ्वी पे जो अलग अलग पदार्थ हैं, जो शैल हैं, देखिए यहाँ पर शैल टूट रहा है, तो ये क्यों टूट रहा है? अपरूपण प्रतिबल की वजह से टूट रहा है। तो ये अपरूपण प्रतिबल हो गए जिनका काम हो गया है पृथ्वी के धरातल के पदार्थों को, शैलों को तोड़ना। अब देखिए, धरातल के जो पदार्थ हैं गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त, एक तो गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल हो गया, इसके अतिरिक्त जो आणविक प्रतिबल है उसका भी प्रभाव हमारी पृथ्वी के पदार्थों पे पड़ता है। उदाहरण से समझिए, मानिए जो तापमान है उसकी वजह से चट्टान बार बार गर्म होती है दिन में और रात में ठंडी होती है, तो ये चिटकने लगेगी। इस तरह से बहुत से जो तापमान एक कारक हो गया, इसके साथ ही क्रिस्टलन हो गया, पिघलन हो गया। मान लीजिए जो आइस है जब पिघलेगी तो जो ग्लेशियर आगे बढ़ेगा उससे भी इरोजन होगा। तो ये सारे भी जो कह लीजिए कि गतिविधियां हो रही हैं ये आणविक प्रतिबल के अंतर्गत आती हैं और इनसे भी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, इसके साथ ही जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि कोई पदार्थ है जो जल में घुल सकता है और जल में वो पदार्थ घुल गया जिसकी वजह से चट्टान धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया हो गई, ये भी बहिर्जनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। अब देखिए, पर्याप्त जानकारी हम लोगों ने अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में ले ली। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये प्रक्रियाएं जो होती हैं इनके पीछे कौन से बल होते हैं और साथ में कौन से डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पे आप जानते हैं हर जगह अलग अलग तरह की क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हर जगह पे अलग अलग तरह की बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि जहां ज्यादा पानी होगा वहां नदी अपरदन ज्यादा करेगी, जहां कम पानी होगा वहां नदी अपरदन कम करेगी। तो दो प्रमुख जलवायु के फैक्टर हैं, एक तो तापमान और दूसरा वर्षा। इनकी वजह से अपरदन, अपक्षय सब कुछ नियंत्रित होता है। देखिए, तापमान कैसे रोल प्ले करता है। कहीं मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या है, दिन में आपका टेम्परेचर बहुत हो जाता है और रात में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो दिन में चट्टान फैल रही है, रात में सिकुड़ रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, चट्टान धीरे धीरे टूटने लगेगी। इसी तरह से आपका जो वर्षण है, अगर कहीं पे वर्षा ज्यादा होती है तो वहां अपरदन भी ज्यादा होगा। तो तापक्रम और वर्षण दो ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से ये जो आपकी प्रक्रियाएं हैं अपरदन वगैरह की वो नियंत्रित होती हैं। यानी कि जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो तापक्रम और वर्षा से नियंत्रित होती हैं। अच्छा देखिए, जितनी भी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं सबके लिए एक शब्द यूज होता है, अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब होता है आवरण हटाना। जैसे कि जो ऊपर की सतह है जब उसको हटा दिया नदी ने या वायु ने तो हम लोग कहते हैं अनाच्छादन हो गया। अब इसमें जैसे अपक्षय, वृहत क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन, ये सब कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। एक चीज और देख लीजिए, ये जो अनाच्छादन की प्रक्रियाएं हैं इनमें किस प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा काम करती है। अपक्षय में गुरुत्वाकर्षण काम करता है, साथ में आणविक दाब काम करता है और रासायनिक क्रियाएं भी काम करती हैं। वृहत संचलन गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। वृहत संचलन में जो फोर्स काम करता है वो केवल ग्रेविटी का फोर्स है, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं वर्क करता है। अपरदन और परिवहन में गतिज ऊर्जा लगती है। देखिए, तापमान और वर्षा दो कारक तो प्रभावित ही करते हैं बहिर्जनिक क्रियाओं को, लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य कारक हैं। जैसे कि आपका कहीं पर वनस्पति कैसी पाई जाती है। मान लीजिए कहीं पर बहुत ज्यादा घनी वनस्पति है तो वहां पर जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रहेंगी, जिसकी वजह से मृदा अपरदन नहीं हो पाएगा।
एक चीज हो गई। इसके साथ ही कोई पर्वत है, इसका मान लीजिए एक ढाल तो सूर्य के सामने रहता है जहां पूरे दिन धूप आती है, दूसरे ढाल पर धूप नहीं आती है, तो दोनों पर जो अपर्दन वगैरह होगा वो अलग अलग लेवल का होगा, जो अपक्षय होगा वो अलग अलग लेवल का होगा। तो यानी कि वायु का वेग हो गया, वायु की दिशा हो गई, वर्षा की मात्रा हो गई, वर्षा कितनी गहनता है यानी कि वर्षा कितनी ज्यादा होती है, सिंपल भाषा में ज्यादा कह रहे हैं, वैसे गहनता थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो खैर वर्षा की मात्रा कितनी है, किस तरह की वर्षा होती है, वर्षण और वाष्पीकरण में क्या संबंध है, यानी कि जब पानी बरसता है उसके बाद कितनी देर में वाष्पीकरण हो जाता है, दिन भर में तापक्रम कितना रहता है, जैसे कि सुबह बहुत मान लीजिए दोपहर में बहुत ज्यादा तापमान है, रात में बहुत तापमान गिर गया, तो इस तरह से तापक्रम कितना रहता है, हिमकरण और पिघलन कितना है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि रोज बर्फ जमती है और रोज पिघल जाती है, अगर ऐसा होगा तो चट्टानें तेजी से टूटेंगी क्योंकि चट्टानों के बीच में पानी भर जाएगा, रात में जब वो बर्फ बनेगा तो चट्टानें ऐसे फैलेंगी और सुबह जब पिघलेगा तो फिर से सिकुड़ेंगी गर्मी में, तो इसकी वजह से क्या होता है, चट्टानें टूटने लगती हैं। इसके साथ ही तुषार वगैरह हो गया, ये वो सारे फैक्टर हो गए जिनकी वजह से बहिर्जनिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। अच्छा देखिए, आपको बताया जाता है कि दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समान वर्षा होती है, समान तापमान रहता है, एक जैसी वनस्पति है, समान वायु है, तो फिर वो कौन सी चीज होगी जो इन दोनों प्रदेशों की भू आकृतिक क्रियाओं को अलग करेगी। तब देखिए हो जाएगा चट्टान का प्रकार। एक जगह पे मान लीजिए चूना पत्थर वगैरह की चट्टान मिलती है जिस पर पानी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, दूसरी जगह पे जो चट्टान मिलती है उस पर जो पानी है उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो यानी जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की चट्टानें हैं वो भी जो आपकी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनको प्रभावित करती हैं। तो जैसे कि चट्टान जो है इसमें वलन है, भ्रंश है या झुकाव है, चट्टान में जोड़ है कि नहीं है, कितनी पारगम्य है, कितनी कोमल है, ये सारी चीजें जो हैं डिसाइड करेंगी कि अपर्दन अपक्षय कितना तेजी से होगा। देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या हैं, अंतर्जनिक प्रक्रियाएं क्या हैं, इन पर कौन कौन सी चीजें प्रभाव डालती हैं। अब हम लोग देखेंगे अपर्दन और अपक्षय इस तरह की प्रक्रियाओं को, यानी कि जो बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, अब इनकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी तक तो मैं अपर्दन अपक्षय को आपको एक साथ बताता गया, अब आपके माइंड में जो अंतर है वो क्लियर कर देता हूं। देखिए मान लीजिए एक पर्वत है, इससे नदी बहती है और इसको काट रही है नदी, तो ये क्या हो गया, अपर्दन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए मरुस्थल में कोई बड़ी सी चट्टान है और इस चट्टान से रोज हवा टकराती है जिसकी वजह से ये चट्टान जो है थोड़ी थोड़ी करके टूटती जा रही है, कटती जा रही है, तो ये भी आपका अपर्दन हो गया। फिर अपक्षय क्या है, देखिए अपक्षय का मतलब है एक चट्टान है और इस चट्टान में क्या है, बहुत सारे कण हैं। अब क्या होता है, ये कण जब धूप पड़ती है तो फैलते हैं, यानी इनका साइज बड़ा होता है, और रात में क्या होता है, ठंड होती है तो ये फिर सिकुड़ जाते हैं। यानी चट्टान में क्या हो रहा है, रोज फैलती है, रोज सिकुड़ती है। ऐसे में क्या होगा, एक समय आएगा जब चट्टान जो है बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाएगी और फिर वो बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेंगे। तो ये इस तरह की और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ये सब अपक्षय के अंतर्गत आती हैं। तो अब आपसे कहने की जरूरत नहीं है कि जो जलवायु है वो अपक्षय के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी, क्योंकि देखिए जहां पर तापमान का अंतर होगा या वर्षा का अंतर होगा, जैसे कहीं पे चूना पत्थर की चट्टानें मिलती हैं और वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, तो अब आप समझ सकते हैं इस चूना पत्थर की चट्टान पर वर्षा का बहुत ज्यादा असर होने वाला है। तो कुल मिला के जो क्लाइमेट से जुड़े फैक्टर होते हैं, वर्षा, तापमान इत्यादि, इनका अपक्षय पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अब देखिए अपक्षय जो है तीन तरह के होते हैं, रासायनिक अपक्षय हो सकता है, भौतिक अपक्षय हो सकता है और जैविक अपक्षय हो सकता है। तो चलिए डायरेक्ट रासायनिक अपक्षय से शुरू करते हैं। देखिए हमारे जो पृथ्वी है इस पे बहुत सारी अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि विलयन हो गया, कार्बोनेटीकरण हो गया, जल योजन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण जिसकी वजह से लोहे में जंग लगती है, न्यूनीकरण हो गया। ये सारी वो प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी पर होती हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई सारे जो शैल यानी कि चट्टानें हैं ये क्या होती हैं, अपघटित हो जाती हैं। इनमें कुछ पदार्थ होते हैं जो पानी वगैरह के साथ घुल जाते हैं, तो इसकी वजह से शैल जो है लगातार छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती चली जाती है। एक बार थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं। देखिए
मान लीजिए कि पानी बरस रहा है, ये पानी कुछ गैसों के साथ मिलता है और अलग अलग तरह के अम्ल बन जाते हैं। ये अम्ल जब चट्टानों के ऊपर गिरते हैं तो चट्टानों के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं और चट्टानों को लगातार कमजोर करते जाते हैं। एक समय आता है कि चट्टान इतनी कमजोर हो जाती है कि 2 पार्ट में टूट जाती है। इसी तरह से ऐसी चट्टानें जिनमें लौह तत्व वगैरह होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से उन चट्टानों का जो लोहा है वो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगती है और वो चट्टानें भी वियोजित हो जाती हैं। वियोजित मतलब टूट जाती हैं। तो इस तरह की कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं रासायनिक, जिसकी वजह से अपक्षय होता है। फिर देखिए जो भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं हैं इसकी बात करते हैं, तो इसको मैं आपको काफी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भौतिक अपक्षय का एक कारण है। तापक्रम में परिवर्तन है, यानी कि जो तापमान में परिवर्तन आ जाता है, और शुष्क एवं आर्द्र चक्र जो है ये भी आपके अपक्षय के कारण है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, ये एक पर्वत है या मान लीजिए कोई भी ढाल है, ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा है और थोड़ी सी फिसलन वगैरह होती है और ये तुरंत आके नीचे गिरता है। तो ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होने वाला अपक्षय है। पर्वतों वगैरह पे खूब होता है। तापक्रम में परिवर्तन ऑलरेडी आपको बताया, सर्दी गर्मी की वजह से जो अपक्षय होता है। शुष्क और आर्द्र चक्र मतलब जहां पर मान लीजिए कि अचानक से बहुत शुष्क वातावरण है, बहुत चट्टानें गर्म हैं और अचानक से पानी गिरने लगता है, तो क्या होगा, चट्टानें चटक जाएंगी। क्यों चटक जाएंगी, क्योंकि गर्म कांच पे जैसे आप पानी के छींटे डालें तो चिटक जाता है, वैसे ही चट्टानों के साथ होगा कि ये चट्टानें चटक जाएंगी। तो शुष्क आर्द्र चक्र हो गया, तापक्रम में परिवर्तन और गुरुत्वाकर्षण बल, ये वो कारक हो गए जिसकी वजह से जो भौतिक अपक्षय है ये कार्य कर पाता है। इसके बाद देखिए आ जाता है जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय क्या है, इसमें जैसे पौधे की जड़ है जो धरातल में फैली हुई है, ये क्या करती हैं, जड़ें धीरे धीरे चट्टान को तोड़ देती हैं। तो ये जो पौधे ने क्योंकि तोड़ा है चट्टान को, तो ये जैविक अपक्षय के अंतर्गत आएगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए चूहे वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, जमीन में बिल बना देते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो नमी वगैरह है वो नीचे की चट्टानों तक पहुंच पाती है और इससे क्या है, तेजी से अपक्षय वगैरह हो पाता है। इसी तरह से कई सारे हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों से कुछ रसायन निकलते हैं। कई सारे जीव जंतुओं का जो मल मूत्र है उसकी वजह से अम्ल वगैरह बन जाते हैं और ये सारे जो पदार्थ हैं ये भी अपक्षय में सहायता करते हैं। तो ये हो गया आपका जैविक अपक्षय। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वृहद संचलन अपरदन के अंतर्गत नहीं आता है। इसके साथ ही देखिए अगर ढाल पर कोई पदार्थ है, कोई भी मान लीजिए ढाल पर चट्टान वगैरह है, तो ये एक प्रतिरोध उत्पन्न करती है, यानी कि ये नीचे ना खिसक जाए इसके लिए एक प्रतिरोध होता है। और जब गुरुत्वाकर्षण का बल प्रतिरोध से ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि आप मान लीजिए एक नदी में एक रस्सी से किसी बोट को पकड़े हैं और नदी क्या कर रही है, बोट को खींचने की कोशिश कर रही है। तो अगर नदी की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा हो जाएगी तो नदी बोट को खींच ले जाएगी। वैसे ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है जब इस प्रतिरोध से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वृहद संचलन हो जाता है, यानी ये पदार्थ नीचे की ओर चला जाता है। इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, मान लीजिए एक भूमि है और उस भूमि के ऊपर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, तो ऐसे में जो जो वृहद संचलन है उसके होने की संभावना रहती है। अचानक से बहुत तेजी से बारिश हो गई, आपने देखा होगा नेपाल वगैरह में जो लैंडस्लाइड हुआ करती हैं, या हिमालय में बहुत सारी लैंडस्लाइड होती हैं, हमारे यहाँ भारत में भी। तो ये सारी जो लैंडस्लाइड है क्यों होती हैं, वर्षा ऋतु में जो जमीन है उसमें एक तरह से जो वाटर है वो चिकनाई को बढ़ा देता है, चिकना कर देता है जमीन को। तो ऐसे पदार्थ जो मिट्टी के ऊपर थे, जैसे चट्टानों के टुकड़े वगैरह, वो इस चिकनी सतह से सरकते हुए नीचे चले जाते हैं। इसी के साथ मान लीजिए कहीं पर ढाल बहुत तेज है तो भी वहां पे आपको ये मास मूवमेंट होता दिखेगा, जिसमें मलबा तेजी से नीचे आएगा। यहाँ पर चित्र में मास मूवमेंट को दिखाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कितना सारा मलबा जो है एक जगह पे आके इकट्ठा हो गया है। तो वृहद संचलन के कई कारक हैं, जैसे कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार हटाना। मान लीजिए यहाँ पर चट्टान है, ये कुछ अन्य चट्टानों पे टिकी है, आपने इस चट्टान को काट दिया या किसी अपक्षय अपरदन की वजह से ये चट्टान नष्ट हो गई, तो पीछे की जो टिकी हुई चट्टान थी ये गिरेगी आके। इसके साथ ही ढाल की प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि, यानी किसी कारण से
पहाड़ है या जो भी लैंडस्केप है उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ढाल ज्यादा तेज हो जाता है। पहले ऐसे ढाल था, अब मान लीजिए ऐसे हो गया। तो ज्यादा तेज जब ढाल हो गया है तो पहले जो चीजें ऊपर आराम से टिकी थी अब वो नीचे खिसक कर गिरने लगेंगी। इसके साथ ही पदार्थों के प्राकृतिक और कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, आपने इतना ज्यादा भार कहीं पे लगा दिया कि अब ढाल जो है उसको संभाल नहीं पा रहा है तो ये नीचे गिरेगा। इसके साथ ही बहुत ज्यादा वर्षा है या फिर जो मूल ढाल है वहां से आप कुछ पदार्थों को हटा लेते हैं, जैसे कि आप पहाड़ पे सड़क वगैरह बनाते हैं, ऐसे में क्या होता है आप बहुत से पदार्थ को हटा लेते हैं, तो ये भी आपके लैंडस्लाइड वगैरह का कारण हो सकता है, वृहद संचलन का। फिर भूकंप है, विस्फोट है, बहुत ज्यादा प्राकृतिक रिसाव है, झील जलाशय से बहुत ज्यादा जल निकाल लेना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश करना, ये सब जो है मास मूवमेंट को बढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, जो आपका संचलन है इसके 3 रूप होते हैं, अनुप्रस्थ, विस्थापन, प्रवाह और स्खलन। तो यहाँ पर अपना वृहद संचलन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपर्दन की। देखिए सबसे पहले तो अपर्दन में क्या क्या शामिल होता है। देखिए 2 शब्द हैं, एक यहाँ पर लिखा है अपर्दन शब्द हेडिंग में और दूसरा लिखा है निक्षेपण। पहले अपर्दन समझिए, अभी अपर्दन की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, वायु ने क्या किया, ये जो चट्टान थी इसको तेज वायु ने काट दिया, यानी कि वायु की वजह से इस चट्टान का बहुत सा जो भाग है वो जो है चट्टान से अलग हो गया। अब ये जो भाग अलग हुआ था वायु इसको उड़ाकर ले गई और कहीं दूर जाकर के जमा किया। अब देखिए इसमें से अपर्दन क्या क्या है, जो वायु ने इस चट्टान को काटा वो अपर्दन का हिस्सा है, प्लस जो वायु इसको जो रेत को वायु उड़ा करके अपने साथ ले गई, ये जो परिवहन किया ये भी अपर्दन के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो काटना है और जो परिवहन का काम है ये अपर्दन के अंतर्गत आते हैं। निक्षेपण क्या है, निक्षेपण का मतलब है निक्षेप को जमा करना। तो यहाँ पर ये जो टीला जैसा बन गया ये निक्षेपण की वजह से बना है, वायु के निक्षेपण की वजह से। इसको आप जल से भी समझ सकते हैं, जैसे एक नदी है, पहाड़ पे बह रही है, ढाल तेज है, तो जब नदी बहेगी तो पहाड़ के ढाल को भी काटेगी, यानी पहाड़ की ढाल पे जो रॉक्स हैं उनको नदी काटेगी। अब जो ये नदी काट रही है इसको अपर्दन कहेंगे। अच्छा, जब रॉक्स को काटेगी तो इन रॉक्स को अपने साथ बहाती हुई ले भी जाएगी, यहाँ पर जो बालू वगैरह है सब कुछ अपने साथ बहाती हुई आगे ले जाएगी, यानी कि परिवहन करेगी, इन चीजों का, मलबे का परिवहन करेगी। ये भी अपर्दन के अंतर्गत आ गया। और जब ये नदी जाके समुद्र के किनारे इन्हीं चीजों को जमा करने लगेगी या मैदानी भागों में जब इन्हीं चीजों को जमा करने लगेगी अपने इस मलबे को, तो उसको हम लोग निक्षेपण कहेंगे। तो अब आपको शब्दावली क्लियर हो गई होगी। तो अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति और उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए अपर्दन की ही प्रक्रिया में, यानी कि नदी अपर्दन की प्रक्रिया में चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, या फिर अपक्षय में जिसके बारे में अभी पढ़ा है, जैसे ज्यादा तापमान कम तापमान होता है, दिन में ज्यादा तापमान रात में कम तापमान, ऐसे किसी कारण की वजह से अपक्षय हुआ और चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूट गई। तो ऐसी चट्टानों को जैसे प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमानी है यानी ग्लेशियर है, इस या वायु हो गया या सागर की लहरें और धाराएं हो गई, ये सारी जो कारक हैं एक जगह से उठाकर दूसरे जगह तक लिए जाते हैं इन टूटी हुई चट्टानों को। फिर देखिए एक बात ये भी आती है कि ये जो चट्टानी मलबा है ये भी अपघर्षण करके अपर्दन में योगदान देता है। कहने का क्या मतलब है, देखिए नदी जो है बह रही है पर्वत के ढाल से, नदी में मलबा है, ये मलबा क्या होगा, ये जो पर्वत की ढाल है इससे टकराएगा, यानी कि नदी की जो सतह है उससे टकराएगा। अब जब पत्थर बड़े बड़े इससे टकराएंगे तो क्या होगा, अपघर्षण होगा, और इस अपघर्षण की वजह से क्या होगा, ये चट्टानें जो पहाड़ की हैं वो टूटेंगी। आप ऐसे समझिए कि अगर पहाड़ की ढाल से लगातार पत्थर टकराएंगे तो वो ढाल धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और टूटने लगेगा। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो मलबा होता है ये भी अपर्दन की क्रिया में योगदान देता है, क्योंकि इसकी वजह से अपघर्षण होता है। अच्छा देखिए, जो अपक्षय है यानी कि जो आपका अपक्षय की प्रक्रिया है ये अपर्दन में सहायता कर सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अपक्षय होगा तभी अपर्दन होगा।
यानी कि अगर अपक्षय नहीं है तो भी अपर्दन होता है, लेकिन हाँ कहीं पर अपक्षय हो रहा है तो अपर्दन और तेजी से होने लगेगा। अच्छा, एक बात आती है कि जो वृहद संचलन है और जो अपर्दन है दोनों में क्या अंतर है। पहले ही मैं आपको एकदम रटवा चुका हूं कि वृहद संचलन में जो मलबा होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आधार तल पर जाता है, जबकि जो जल है, हिमानी है, लहरें हैं, धाराएं हैं, ये सब क्या करती हैं, मलबे को अपने साथ ले करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। यानी कि यहाँ पर परिवहन के कारक जल होते हैं, हिमानी होती है, लहरें होती हैं अपर्दन के अंतर्गत। लेकिन मलबा जो आपका वृहद संचलन है उसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से परिवहन होता है। देखिए कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। तो देखिए लगभग जितने भी तरह के अपर्दन हैं सभी के ऊपर जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसका प्रभाव होता है। जैसे एक पर्वत से हो करके नदी बहती है, तो अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो नदी के पास पानी भी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा नदी के पास तो अपर्दन भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से कहीं पर जो ग्लेशियर है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी क्लाइमेट में कुछ परिवर्तन आता है तो ये ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा और बहेगा और इसकी वजह से क्या होगा, अपर्दन होगा। तो यानी कि अपर्दन के जो अधिकतर कारक हैं उनके ऊपर क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। पर दो कारक ऐसे हैं जिन पर क्लाइमेट का फर्क नहीं पड़ता। एक तो समुद्र की लहरें और धाराएं और दूसरा भूमिगत जल यानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है। देखिए जो लहरें हैं ये थल और जल मंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं। देखिए क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आकृति है चित्र में। तो ये जो आकृति बनी है, चट्टान का अपर्दन हुआ है, ये बेसिकली लहरों के द्वारा हुआ है। जो लहरों ने तट का अपर्दन किया है इसकी वजह से ऐसी आकृति बनी। अच्छा, जो भूमिगत जल है वो भी अपर्दन करता है। भूमिगत जल क्या है, जैसे कहीं पे पारगम में घुलनशील चट्टानें हैं तो वहां पर क्या होगा, ये जो घुलनशील चट्टानें हैं उनको कह लीजिए कि अपर्दन करके भूमिगत जल इस तरह की, जैसी चित्र में आकृतियां हैं, कुछ इस तरह की आकृतियां आपके सामने रख देगा। अच्छा, ये जो भूमिगत जल के द्वारा, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो ये आकृतियां बनी हैं इसको कहते हैं कार्स्ट आकृतियां यानी कि चूनाकृत आकृतियां। तो ये दो हम लोगों ने कारक देख लिए, लहरें और धाराएं तथा भूमिगत जल, इनके ऊपर क्लाइमेट का फर्क नहीं पड़ता है अपर्दन के दौरान। अब निक्षेपण क्या है, अपर्दन का ही परिणाम है जिसको कहते हैं डिपोजिशन यानी कि मलबे वगैरह का एक जगह पे इकट्ठा होना। जब देखिए ढाल में कमी होती है, यहाँ पर आपके सामने चित्र देखिए, इस चित्र में बहुत तेज एक ढाल है लेकिन धीरे धीरे ये यहाँ पर आते आते कमजोर हो रहा है। देखिए यहाँ पर समतल जैसे होने लगा। तो जब ढाल समतल होने लगता है यानी ढाल कम हो जाता है तो वेग भी नदी का कम हो जाएगा और इसकी वजह से जो अवसाद है, जो नदी के साथ मलबा है, वो अवसाद ही से कहते हैं भूगोल की भाषा में। तो आप लिखना अवसाद ही, मैं समझाने के लिए अन्य शब्द यूज कर लेता हूं। तो जो नदी के पास अवसाद है वो जमा होने लगेगा यहाँ पर तटों के यहाँ पर जहां पर ढाल कमजोर है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। पहले स्थूल और बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं, यानी पहले जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद में जो छोटे छोटे पदार्थ हैं उनका निक्षेपण होगा। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। अब मान लीजिए ये जो नदी है बहती हुई जा रही है और यहाँ पर कोई मान लीजिए एक गड्ढा जैसा था बड़ा सा, इसमें क्या होगा, ये पदार्थ सब जमा होने लगेंगे तो ये जो गड्ढा है ये भर जाएगा। तो निक्षेपण से जो नीचे धसे हुए भूभाग हैं वो भर जाते हैं। देखिए आज के लेक्चर के आखिरी भाग में हम लोग मृदा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मृदा निर्माण है ये मुख्य रूप से अपक्षय पर डिपेंड होता है। जो अभी हम लोगों ने अपक्षय की प्रक्रिया देखी, इसके ऊपर मृदा निर्माण निर्भर करता है। तो मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है और इसमें हमेशा रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है, यह वृद्धि का माध्यम भी है। ये एक परिवर्तनशील और विकासोन्मुख तत्व है, यानी कि मृदा जो है अपक्षय से बनती है और लगातार इसके जो संगठन है उसमें परिवर्तन होता रहता है और मृदा का लगातार विकास होता रहता है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती हैं, यानी कि जैसा मौसम होगा मृदा की वैसी ही विशेषताएं दिखाई देंगी। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडा है तो वहां पर या बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा शुष्क है यानी कि नमी बहुत कम है, तो जो मृदा है उसमें जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं या बहुत ही कम हो जाती हैं।
अगर देखिए मृदा में पत्तियां गिर रही हैं, घास सूख रही हैं, तो जैव पदार्थ जो है मृदा में बढ़ जाएंगे। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मृदा जनन जो है अपक्षय पर निर्भर करता है। अब देखिए मृदा निर्माण कैसे होता है, इस चीज को यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। वैसे तो इसका पूरा चैप्टर होता है, लेकिन आपको केवल इसको शॉर्ट में समझ लेना है। देखिए सबसे पहले जो अपक्षयित प्रावार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप हैं, तो देखिए हम लोगों ने देखा मृदा निर्माण किससे होता है, अपक्षय से। तो अपक्षय के वजह से जो पदार्थ बने हैं, ये अपक्षय की वजह से जो बने हुए पदार्थ हैं, इसमें क्या होता है, जैसे लाइकेन है, बैक्टीरिया है, काई है, ये सब आकर के रहने लगते हैं। इसको कहते हैं उपनिवेशीकरण। देखिए उपनिवेशीकरण क्या होता है, जैसे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया, वैसे ही जो बैक्टीरिया हैं, काई हैं, लाइकेन हैं, वो इस अपक्षयित पदार्थ में उपनिवेश अपना बना लेते हैं। फिर प्रावार और निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अन्य कई सारे जीव हैं जो इस पदार्थ में धीरे धीरे रहने लगते हैं। अब जब जीव रहेंगे, कुछ पौधे वगैरह भी यहाँ पे होंगे, तो कुछ जीव मृत हो जाएंगे, इसमें कुछ पौधे मृत हो जाएंगे, पत्तियां वगैरह छोटी मोटी गिर सकती हैं। इस सब की वजह से इसमें मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या होने लगा है, मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने लगी। अब क्या होगा, देखिए प्रारंभ में जैसे कि छोटी छोटी घास हो गई या फर्न हो गए, ये चीजें मृदा में उगने लगेंगी, यानी कि शुरुआती समय में घास है, फर्न है, ये मृदा में आ जाते हैं। इसके बाद देखिए जो पक्षी हैं या जो वायु है, तो ये क्या करते हैं, कुछ बीज वगैरह ले आते हैं, जैसे वायु से उड़ करके बीज आ गए, पक्षियों के द्वारा बीज आ गए। इसकी वजह से अब क्या है, इस जो पहले अपक्षयित पदार्थ था, अब इसमें क्या है, कुछ पौधे, कुछ पेड़ वगैरह उगने लगेंगे, झाड़ियां वगैरह दिखने लगेंगी। अब पौधे की जो पौधे लगेंगे तो इनकी जड़ें नीचे तक चली जाएंगी, और इसके साथ ही यहाँ पे जो बिल बनाने वाले जानवर हैं, जैसे चूहा वगैरह, ये बिल वगैरह बनाते हैं, जिसकी वजह से जो मृदा है, या कह लीजिए ये जो अभी शुरुआती समय की मृदा है, इसमें बहुत ज्यादा छिद्र हो जाते हैं। देखिए चूहा क्या करेगा, गहराई तक जाएगा, बिल बनाएगा, तो मृदा में छिद्र हो जाएंगे और ये एक स्पंज की तरह हो जाएगी। यानी कि स्पंज की क्या क्वालिटी होती है कि स्पंज को आप पानी में भिगोइए तो इसमें बहुत ज्यादा पानी रुक जाता है स्पंज में। इसी तरह से मृदा में जल धारण करने की क्षमता आ जाती है। जब ये चूहे इस मृदा को छिद्रमय बना देते हैं, चूहे और भी जीव जंतु जब छिद्रमय इसे बना देते हैं, तो मृदा में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और वायु वगैरह का प्रवेश जब मृदा में होने लगता है इन छिद्रों से, तो क्या होता है कि मृदा जो है परिपक्व हो जाती है, यानी मैच्योर हो जाती है। इसमें खनिज पदार्थ आ जाते हैं और जीव उत्पाद हो जाते हैं। एक बार चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं इसी प्रोसेस को। हम लोगों ने देखा कुछ अपक्षय के पदार्थ हैं, ये अपक्षय से जो पदार्थ बने हैं इसमें आ गए बैक्टीरिया, काई, लाइकेन रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ जीव जंतु आकर के रहने लगे। ये जीव जंतु हैं, छोटे मोटे जो पौधे हैं, ये सब जब इनकी मृत्यु होती है तो ये ह्यूमस मिल जाता है मृदा को। ह्यूमस के बाद क्या होता है, इसमें जब ह्यूमस आ गई मृदा में तो घास है, फर्न है, इनका विकास होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर पक्षी है, वायु है, इनके माध्यम से बीज आएंगे, तो कुछ पेड़ लग जाएंगे, कुछ झाड़ियां लग जाएंगी। अब पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, तो यहाँ पर जीव जंतु क्या करेंगे, अपना बिल बना लेंगे। बिल बनाएंगे तो मृदा में कुछ ऐसे छिद्र हो जाएंगे कि मृदा स्पंज की तरह हो जाएगी, यानी इसमें ज्यादा पानी रुकेगा और साथ में वायु का प्रवेश हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, अंतिम रूप से मृदा आपकी मैच्योर हो जाएगी, इसमें खनिज आ जाएंगे और इसके साथ ही इसमें जो जीव उत्पाद हैं वो आ जाएंगे, जिसकी वजह से मृदा की उत्पादकता बढ़ जाएगी। फिर देखिए जो स्थलाकृति है, ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन तथा अनावृत होने से सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। क्या कहा जा रहा है, ये एक पर्वत है, सूर्य इधर निकला हुआ है, तो इस ढाल पे बहुत लंबे समय तक दिन में धूप रहती है, और ये वाला जो ढाल है यहाँ पर धूप बहुत कम पहुंचती है, बहुत कम रोशनी पहुंचती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जहां पर धूप पहुंच रही है यहाँ पर अलग तरह की मृदा बनेगी और इस पार्ट में अलग तरह की मृदा बनेगी। तो यानी कि
स्थलाकृति कैसी है, ये जो स्थलाकृति है पर्वत की, इसकी वजह से दोनों ढालों पर आपको अलग अलग तरह की मृदा दिख रही है। इसके साथ ही देखिए, अगर बहुत तेज ढाल है, यानी कि ढाल इतना तेज है कि यहाँ पर कोई भी पदार्थ रुकता नहीं है ज्यादा, तो मृदा यहाँ पर छिछली होगी, बहुत ज्यादा मोटाई नहीं होगी। और अगर सपाट क्षेत्र है तो यहाँ पर काफी गहराई वाली, काफी मोटाई वाली मृदा आपको दिखाई देगी। और ऐसे निम्न ढाल, यानी कि ऐसे ढाल जो बहुत ज्यादा तेज नहीं है और जहां अपर्दन कम होता है, जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, जहां पर जल पर्याप्त है, मृदा बहुत अच्छे से यहां पर बन जाती है। देखिए जल जो है पर्याप्त है, प्लस आसानी से निकल भी जाता है, तो यहां पर अच्छी मृदा बनेगी सपाट तल पे। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है, यानी कि चीका मिट्टी जो है उसका विकास होता है समतल क्षेत्रों में। और अगर जैव पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में उपस्थित होते हैं तो मिट्टी का रंग गहरा काला हो सकता है। फिर देखिए, जो जैविक क्रियाएं हैं ये भी निर्धारित करती हैं कि कैसी मृदा का निर्माण होगा। इसका उदाहरण समझिए, जैसे उप आर्कटिक प्रदेश है, टुंड्रा जलवायु है, यहाँ पर ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती है, तो ज्यादा बैक्टीरिया सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। जब जैविक पदार्थों को बैक्टीरिया जल्दी से वियोजित नहीं कर पाएंगे, यानी तोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल पदार्थ हैं मिट्टी पे जमा रहेंगे, यहाँ पर पीट के संस्तर मिल जाते हैं। अब वहीं पे जो आर्द्र प्रदेश हैं, उष्ण प्रदेश हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु है, यानी कि 0 डिग्री के पास की जो जलवायु है, इन सारी जगहों पे बैक्टीरिया खूब हो जाते हैं, यानी बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत होती है। तो जो मृत वनस्पति है वो बहुत तेजी से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है मृत वनस्पति पत्तियों वगैरह का, और इसीलिए यहाँ पर मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम रहती है। तो ये आप देख रहे हैं कैसे जो जैविक क्रियाएं हैं वो प्रभावित कर रही हैं मृदा के निर्माण को। और जैविक क्रियाओं पर क्लाइमेट का फर्क पड़ रहा है, यानी कि ठंडी क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, इस चीज का फर्क पड़ रहा है जैविक क्रियाओं पे। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो चींटी है, दीमक है, केचुए हैं, इनका भी महत्व होता है मृदा निर्माण में, क्योंकि ये क्या करते हैं, मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। अच्छा, जो केचुए हैं ये मिट्टी खाते हैं और इनके शरीर से जो निकलने वाली मिट्टी है उसका गठन और जो उसका रसायन है उसमें परिवर्तन हो जाता है। कुल मिलाकर केचुए भी मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। देखिए, अंतिम फैक्टर आता है कालावधि। तो इसका मतलब है, देखिए हम लोगों ने जब मृदा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मृदा बनती कैसे है, यानी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो काम करती हैं। अब अगर हर प्रक्रिया को पर्याप्त समय मिलेगा, एक लंबा समय मिलेगा, तो धीरे धीरे मृदा का विकास होता है, मृदा मैच्योर होती है और इस तरह से संस्तरित मृदा बनती है, यानी कई सारे संस्तर वाली, कई सारे लेयर वाली मृदा बनती है, जिसको अच्छा माना जाता है। वहीं पे अगर कोई अभी अभी अपक्षय हुआ, यानी नया नया अपक्षय हुआ है और उसकी वजह से अगर अभी नई मृदा बनी है, तो ये जो मृदा है उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी, उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होगी। तो यानी कि जो मिट्टी का विकास है उसका संबंध समय से भी है, समय लगता है और धीरे धीरे मिट्टी विकसित होती है। लेकिन इसकी कोई निश्चित समय नहीं है कि 50 साल, 100 साल, 40 साल, कितने समय में मृदा विकसित होगी, इसका एक निश्चित समय नहीं है। अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टाइम लगता है मृदा को मैच्योर होने में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपना अपर्दन है, अपक्षय है, मास मूवमेंट यानी वृहद संचलन है और मृदा निर्माण, इन सारी चीजों को देख लिया। अब मृदा निर्माण क्योंकि अपक्षय से ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए NCERT ने इसको इसी चैप्टर में दिया है। अब अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे।